पूरे यूपी की नजर इस वक्त सिर्फ गोरखपुर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, अमित शाह गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पहले एक रैली होगी जहां योगी और अमित शाह का भाषण होगा। उसके बाद गोरखपुर कलेक्ट्रेट में योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। गोरखपुर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अभी तक अखिलेश यादव ने गोरखपुर का कैंडिडेट तक तय नहीं किया है, लेकिन तैयारी सिर्फ गोरखपुर की नहीं है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि 403 सीटों के लिए एक जबरदस्त चक्रव्यूह कैसे बनाया गया है। इस चक्रव्यूह के रचयिता कौन है, महारथी कौन है, सारथी कौन है। समझिए, महाभारत शुरू हो चुका है। 10 मार्च को क्या होगा, इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा लगेगा। देखो देखो कौन आया, भारत माता की। यूपी का पूरा ट्रेंड बदल गया है। भारत माता की। वोटर्स का मूड योगी के फेवर में दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है। देखो देखो कौन आया, भारत माता की। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सर्वे बताते हैं योगी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूपी में बाबा फीवर, यही है सोशल मीडिया वाला करंट मीटर। दिसंबर तक योगी विरोधी माहौल बना रहे थे। फरवरी शुरू होते ही माहौल विरोधियों के खिलाफ बन चुका है। हैशटैग सेम है, पोस्टर्स अनेक हैं। कौन किसके दम पर मैदान में है, किसके पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सब अचानक से फैला है। वर्चुअल वर्ल्ड में लहर नहीं, योगी की सुनामी दिख रही है। मैदान में अखिलेश भी हैं, प्रियंका भी हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की फाइट है और ऐसा लग रहा है कि इसमें योगी का फ्यूचर ही ब्राइट है। नवंबर में अखिलेश वीडियो वायरल करा रहे थे, बीजेपी का खदेड़ा होइबे का टेक्स्ट घुमा रहे थे, मगर चुनाव से ठीक 7 दिन पहले नारा बदल चुका है। अब देखो देखो कौन आया वाला शेर यूपी के गली मोहल्लों में सुनाई दे रहा है। देखो देखो कौन आया, भारत माता की। पहले केशव प्रसाद मौर्य को खदेड़ने का वीडियो ट्रेंड कराया जा रहा था, मगर आज सिराथू में मौर्य के रोड शो का वीडियो देखकर विरोधी सदमे में। सोचिए, अभी तो योगी का गोरखपुर पहुंचना बाकी है, मोदी का मैदान में उतरना बाकी है, मगर उससे पहले ही बीजेपी के फेवर में एक अपवार्ड ट्रेंड दिखाई देने लगा है। इस अपवार्ड ट्रेंड को गूगल ट्रेंड्स के डेटा से एनालाइज करें तो चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चलते हैं। पिछले 2 महीने के नंबर्स निकालने पर पता चलता है कि दिसंबर की शुरुआत में योगी और अखिलेश दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। इंटरनेट पर दोनों का सर्च इंटरेस्ट बिल्कुल नेक टू नेक था, लेकिन पिछले 7 दिनों का ट्रेंड यह बताता है कि योगी का स्कोर 50+ में है, जबकि अखिलेश 40 या उससे नीचे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान योगी का सर्च इंटरेस्ट 63 है, तो अखिलेश 50 पर है। योगी ने इंटरनेट की दुनिया में जबरदस्त वापसी की है। इस बार राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चुनावी टूल है। इसे एक डेटा से समझिए। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में 15 करोड़ मतदाता जो पहली बार चुनाव में मतदान करने जा रहे थे, उनमें से 30% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे और प्रभावित भी हुए। इस बार यूपी की हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन नंबर्स को अपने पाले में करने की फिराक में है, मगर सबकी मुसीबत यह है कि सबकी टक्कर बीजेपी से है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में बीजेपी की फेसबुक प्रेजेंस 51 लाख की है, ट्विटर पर 29 लाख की ताकत और इंस्टाग्राम पर 83,000 से ज्यादा। जबकि इस पैमाने पर कांग्रेस की बात करें तो यूपी में कांग्रेस की फेसबुक प्रेजेंस सिर्फ 6 लाख है, ट्विटर पर 4,62,000 और इंस्टाग्राम पर 1 लाख। यूपी के चुनाव में लड़ रही सभी पार्टियों में देखा जाए तो सोशल मीडिया के खेल में सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी ही है। रही बात ग्राउंड जीरो की, तो जमीन पर भी ताकत के लिहाज से बीजेपी अलग लेवल के साथ मैदान में मौजूद है। हर राज्य के हर जिले में सोशल मीडिया इकाई, हर बूथ पर आईटी टीम, सभी टीमों की डेली बेसिस पर मीटिंग, 15,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप,
कू ऐप, सिग्नल और टेलीग्राम पर एक्टिव सोशल मीडिया वॉरियर्स, बीजेपी के पास ये ढांचा पहले से तैयार था, बस इस बार उसे बूथ स्तर तक फैला दिया गया। 22 के लिए यूपी में बीजेपी के सबसे ज्यादा 5000 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। सपा के पास इससे आधे अकाउंट्स हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जबकि बीएसपी के पास 200 से भी कम अकाउंट्स हैं और वो आरएलडी और आम आदमी पार्टी से भी पीछे। सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट और कनेक्शंस के लिहाज से देखें तो इस मैप को देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इस बार बीजेपी बाकियों पर कितनी भारी पड़ती दिख रही है। किस तरह के परिणाम की उम्मीद है? विजय होंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। एकदम। सिर्फ गोरखपुर की बात है या यूपी की तस्वीर क्या नजर आ रही है? यूपी में भी योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना गोरखपुर के लिए क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। गोरखपुर में बहुत विकास हो रहा है। आए दिन आप देख सकते हैं रामगढ़ ताल की तरफ, इधर गोरखनाथ की तरफ, हर जगह पूरे गोरखपुर, पूरे यूपी में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। कुछ और? हम तो बनारस से आए हुए हैं। बनारस से आए जी। हैं। तो गोरखनाथ पीठ के दर्शन के लिए आए थे? महाराज जी का दर्शन करने के लिए बाकी हूँ, बाकी दिन में दर्शन किया हुआ हूँ। इनकी बनारस से भी पूरी जीत होगी, उत्तर प्रदेश में हर जिला से इनकी जीत होगी। क्या तस्वीर है गोरखपुर? एक्चुअली सर तस्वीर यहाँ की ये है गोरखपुर की कि हमारे मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा आ रहे हैं हमारे यूपी में और दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ? तो कितने मार्जिन से जीत रहे हैं आप? एक्चुअली हम लोग का 350 सीट से एबव आएगा। अच्छा। भाजपा और योगी जी को यहाँ गोरखपुर विधानसभा से कितनी? गोरखपुर विधानसभा से तकरीबन 1.5 लाख वोट से एबव से जीतेंगे सर। 1.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। तो इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है। सहमत हैं? योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। योगी नहीं, स्थान है, यूपी की पहचान है। पूरे यूपी में योगी योगी हो रहा है। योगी हो रहा है। तो गोरखपुर से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? कई दशक के बाद कोई सीएम का चेहरा आया है जी, मगर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ कहाँ रहे हैं? चुनाव उन्हीं का है। जनता सब उनकी है। एक तरफा चुनाव है यहाँ। खाली योगी नामांकन कराएं और अपना पूरा यूपी देखें। देखो कौन आया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार यूपी का चुनाव बीजेपी किस लेवल पर लड़ रही है। वर्चुअल वर्ल्ड में जो माहौल बनता है उसे ग्राउंड पर उतारने का काम कर रही है बीजेपी की टॉप लीडरशिप। उदाहरण के तौर पर अमित शाह यूपी में मोर्चा संभालते हैं, बुलंदशहर से पहला हमला करते हैं। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और फिर जैसे ही गृह मंत्री का काफिला लोनी पहुंचता है, यूपी में सबके मोबाइल पर लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दिया जाता है। भारत माता की 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। और लोनी वालों में कहने आया हूं, अरे डरिएगा मत, मैं बैठा हूं दिल्ली में, कोई दंगा नहीं होने वाला है। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। इन दिनों अखिलेश हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल पोटली दिखा दिखाकर वोटर्स को लुभाने वाले स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसे एक नया ट्विस्ट देते हैं, डूबते को तिनके का सहारा करार देते हैं और ऐसे ही योगी के फेवर में माहौल बनता है। समाजवादी पार्टी के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं। अब वह लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लाल पोटली। बहनों भाइयों, जो डूबता होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा काफी होता है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया। यह सब कुछ वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान के तहत हो रहा है। योगी के पिछले 30 दिनों की भाषा का विश्लेषण करने पर सब साफ पता चलता है। 8 जनवरी को चुनाव का ऐलान होने के बाद 80% बनाम 20% वाली बहस शुरू हुई
9 जनवरी को योगी ने अखिलेश के भगवान कृष्ण वाले सपने पर अटैक किया। 15 जनवरी को सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार का जीन्स वाला हमला किया। 17 जनवरी को दंगाइयों को प्रत्याशी बनाने को लेकर अखिलेश को घेरा। 19 जनवरी से योगी की डिक्शनरी से तमंचावादी मानसिकता वाला टेक्स्ट निकला। 28 जनवरी को अखिलेश को जिन्ना का उपासक बताया और 29 जनवरी को गर्मी शांत होने वाला पॉलिटिकल ट्विस्ट दे डाला। योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में जिन्नावादी, तमंचावादी, परिवारवादी शब्द का इस्तेमाल 20 बार से ज्यादा किया। रैलियों में बुलडोजर शब्द का प्रयोग 30 बार से अधिक किया है। बुलडोजर यानी सख्ती वाला सीएम। भाजपा का यह प्रयोग सफल भी रहा और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर 50% पोस्ट इसी के इर्द गिर्द घूमते दिखी। योगी के सियासी विरोधी इसे समझें या ना समझें, मगर इतना तय है कि इस वक्त तो सोशल मीडिया पर इन्हीं शब्दों का जोर है। इसलिए तो बीजेपी के हर बड़े नेता की चुनावी सभा में बुलडोजर का शोर है। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, आपने देखा होगा गुंडे बदमाश कितने हौसले इनके बुलंद थे। माफिया दंगे की चोट पर अपने सीने का बटन खोलकर चलते। आज किसी मां के बाप की हिम्मत है चल ले, और हमारा बुलडोजर वाला बाबा को जहां भी कोई गड़बड़ करता है बुलडोजर छोड़। पश्चिमी यूपी में इस वक्त 2 लड़कों की जोड़ी का भी शोर है। अखिलेश और जयंत जाटलैंड में अपनी सियासी स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं, मगर इसमें भी एक पेच है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जोड़ी भी नेचुरल अलायंस नहीं बना पा रही है। कैमरे पर सब ठीक है, कैमरे के पीछे बहुत कुछ गड़बड़ है और इसी को बीजेपी जगह जगह पर इनकैश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? अखिलेश की टेंशन सिर्फ एक नहीं है। कल तक नोएडा नहीं जाऊंगा कहने वाले अखिलेश अब पलट गए हैं। माहौल बनता देख जंतर मंतर, जादू टोना सब भूल गए हैं। अब तो खुलकर कह रहे हैं कि नोएडा भी जाएंगे और वापस भी आएंगे। अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। अखिलेश रिटर्न टिकट तो चाहते हैं, मगर अपना खेमा भी नहीं संभाल पा रहे। ऊपर से अब ऐसा भी लग रहा है कि पटेल और कुर्मी वोटर भी सपा से छिटक गया है। मौर्य को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने सिराथू विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल को उतारा है। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है पल्लवी, लेकिन केशव प्रसाद के नामांकन में अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी से झटका अखिलेश खेमे को ही लगेगा। कम से कम भीड़ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। विपक्ष को अधिकार है हमारे खिलाफ खड़ा होना, लेकिन उनको वोट मिलेगा कि नहीं, वो लोग वोट देंगे कि नहीं, या कितना वोट देंगे, या तो 10 मार्च को पता चल पाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब विरोधी एक साथ मिलकर के लड़े तब भी खिलेगा कमल। श्री अखिलेश यादव जी अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के, दंगाइयों के सरदार हैं और वो भाजपा के बारे में बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकें। आप सभी को पूरे भरोसे के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारे भाई उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जिनके सहयोग के साथ और माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। हमारे सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। वोटर्स का मूड बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ सपा के खेमे में स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना सीट कुर्बान करनी पड़ी है। अब फाजिल नगर पर उनकी गाड़ी रुकी है, मगर टेक ऑफ से पहले ही अखिलेश के खेमे में टेंशन बढ़ती जा रही है। पक्की खबर योगी को है, तभी तो बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कह दी।
आज जो भाजपा एक एक बच्चा चिल्ला रहा है, एक एक माता और बहन चिल्ला रही है, एक एक बेटी चिल्ला रही है, एक एक नौजवान चिल्ला रहा है। और मैं आज आया हूं, कल नामांकन की कार्रवाई संपन्न होगी और फिर गोरखपुर से ही मुझे सीधे सहारनपुर जाना है। सहारनपुर से फिर प्रचार के कार्यक्रम को लेकर के परसों मुझे शामली पहुंचना है, कैराना पहुंचना है, फिर मुझे जा रहा हूं वहां, देख रहा हूं कितना अंतर आया है। अभी तो पहले चरण के जो अभी मतदान होने जा रहा है 10 फरवरी को, तो उन लगभग 57 विधानसभा सीट है, 57 विधानसभा सीटों में से हम लोगों ने लगभग 45 अब तक कवर की है। बाकी को मुझे अभी 5, 6, 7 में कवर करना है और उसके बाद ही द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया के साथ हम जुड़ जाएंगे। मैं जा रहा हूं परसों को और फिर जाऊंगा, मैं फिर बोलूंगा वहां पे, क्योंकि चुनाव होते ही कुछ लोगों में गर्मी चढ़ रही है, तो उनको फिर बोलूंगा एक लाइन में कहें तो केशव तो सिर्फ झांकी है, गोरखपुर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब बात राहुल गांधी की, जो एक डायलॉग मारते हैं वही फिर रोज दोहराते हैं। राहुल गांधी का कल का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, तो आज फिर उन्होंने चीन पाकिस्तान वाली लाइनें दोहरा दी। राहुल गांधी के आरोपों में कितना सच है, ये जानने के लिए हमने पाकिस्तान पर रिसर्च की, चीन को लेकर वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो समझा, गलवान पर आई नई इंटरनेशनल रिपोर्ट भी पढ़ी, और राहुल गांधी के आरोपों में और सच में बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी कहां पड़े हैं चक्कर में? चीन पाकिस्तान नहीं है टक्कर में। चीन क्यों अब तक गलवान से डरा हुआ है? पाकिस्तान में मोदी सरकार को लेकर क्या चल रहा है? राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान दोनों के अंदर देखने की जरूरत है। राहुल गांधी के मुताबिक पाकिस्तान और चीन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से करीब आए हैं, लेकिन खुद पाकिस्तानी इस दोस्ती से शर्मिंदा हैं, क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता भीख देने और भीख लेने वाला ही है। आज बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के विज़िट के हवाले से, जो उन्होंने दौरा अभी उनका बस होने वाला है चाइना का, वहाँ पे क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी और अभी तक क्या डिसाइड हुआ है। इसके साथ साथ उधर जाने से पहले ही अनाउंस हुआ कि हम लोग कजाकिस्तान और रशिया से भी $2 अरब ले रहे हैं, और इसके साथ साथ हम श्रीलंका को $20 करोड़ का लोन दे रहे हैं। मतलब अच्छी समझ नहीं आ रही मुझे कि ये इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर वाली क्या कहानी है, कि उधर से चाइना से पकड़ो, इधर से सऊदी अरेबिया से पकड़ो, इधर से जो है वो यूएई से पकड़ो, और फिर उसके बाद आप कहो कि अफगानिस्तान को कहो हम आपको यार कितनी मदद कर लें, श्रीलंका को भाई हम $20 करोड़ दे रहे हैं। द थिंग इज के हम करना क्या चाहते हैं, ये अभी तक एक मुद्दा है जो समझ में किसी के भी नहीं आता, ना इमरान खान साहब के और हम भी। अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये महज एक पाकिस्तानी पत्रकार की सोच है, तो उनको पाकिस्तान के एक एक एक्सपर्ट को सुनना चाहिए। चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन चीन से भीख मांगने वाला पाकिस्तान का रिश्ता नहीं। जिस तरह कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो चाइना जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब गए थे और कुछ $4-4.5 अरब का वो लोन लेके आ गए थे, और बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे ये होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। और यहाँ पे, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि हमारा कम हो रहा है, तो इसमें वो समझते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक रहा। मैं आपको बताऊं कि अभी जो इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेड है, जिस ब्रिगेड का काम है कि इमरान खान साहब की गैर जरूरी तारीफें करना। देखिए, हमें बात है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी ने दूसरा आरोप लगाया है कि भारत की मौजूदा विदेश नीति सबसे कमजोर है। अगर राहुल गांधी के आरोप में सच्चाई है, तो इस बात से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी जनरल बाजवा होंगे। लेकिन इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो भी देखिए।
उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाए। जैसा राहुल को लगता है उसके एकदम विपरीत पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान को तो लग रहा है कि इंडियन पॉलिसी तालिबान को उनके खिलाफ कर देगी। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। इसका मतलब है न अमेरिका अब भारत के साथ है, न भारत का दोस्त रूस भी अब साथ देगा। अगर ये सच हुआ तो इसका फायदा चीन और पाकिस्तान जरूर उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को अफसोस इस बात का है कि भारत के दोस्त पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। क्या रशिया के प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए? ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वजीर आजम की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाय होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बगैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे। राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया है। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार की वजह से पाकिस्तान चीन एक फ्रंट बन गए हैं। इमरान खान ने भी यही चाहा होगा कि वो भारत के खिलाफ मजबूत फ्रंट बने, लेकिन फिलहाल उनकी इमेज पाकिस्तान में क्या है और क्या इमरान खान युद्ध झेल सकते हैं, ये राहुल गांधी को भी जरूर जानना चाहिए। खान साहब जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इनको मैंने $1 बिलियन दे के तो इनको यूके या कनाडा में सेटल करना है, यही है। और इसके अलावा कौम के लिए तो कुछ नहीं मांगा जा रहा। कौम के लिए तो जो बाहर से पैसा जाता है वो भी खा पी जाता है। राहुल गांधी ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मोर्चे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा पीएम मोदी की वजह से देश कमजोर हुआ है। राहुल गांधी के इस आरोप का तो पाकिस्तानी जनता भी समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद मोदी जैसा प्रधानमंत्री मांग रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें, एज दे हैव डन इन द रेन ऑफ मोदी, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज मोदी इज़ लॉयल टू द कंट्री, टू द नेशन एंड टू हिमसेल्फ, टू हिज ड्यूटीज़, टू द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो या उसको होना चाहिए, बिकॉज उसने जितनी भी डिमांड्स होती हैं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया है। तो ऑब्जर्व करता हूँ तो या दे हैव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इनटू देयर कंट्री इन टर्म ऑफ, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फॉर इंडिया इट विल बी अगेन गुड थिंग कि वो दोबारा अगर गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए होते हैं दे टेक इट टू द एंड। सो कहीं वो रुकते नहीं हैं, दिल एग्जीक्यूटेड इट। जहाँ तक मैं मोदी की हुकूमत की बात करूँ तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ की रिसर्च आई रियली प्रेफर कि इंडिया की जो रिसर्च जो उनकी टीम है एंड दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च जो बहुत अच्छा है दुनिया में। एक्चुअली हमारे लिए भी एक हमें सबक है कि हमें भी रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। पाकिस्तान में रिसर्च का कंसेप्ट बहुत कम है। अच्छा, मोदी साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छे ख्यालात हैं। एक वो शख्स जो चाय लगाता था वो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये मोटिवेशन है इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कि आपको किसी से कम नहीं समझना चाहिए। सोचिए, भारत में एंटी मोदी गैंग हर बात पर प्रधानमंत्री को टारगेट करता है और पाकिस्तान में मोदी का उदाहरण दिया जा रहा है। यही नहीं, जब पाकिस्तान में इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क पूछा गया तो उनके जवाब राहुल गांधी को जरूर हैरान कर देंगे। अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी बेसिक फीचर्ड क्वालिटीज हैं जो एक हुक्मरान में होनी चाहिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए, जो मोदी के अंदर हैं और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में नहीं है? आई थिंक मोदी की जो पर्सनल स्ट्रगल है
पॉलिटिकल स्ट्रगल उसकी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देर से वो आई थिंक सियासत में वर्कर थे, वहाँ से उनकी स्ट्रगल चल रही थी। और अगर ओवरऑल बात करें तो आई थिंक वो पॉलिटिकली भी और मेंटली साइकोलॉजिकली आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी फील होता है। पीएम बहुत बड़ा फिगर है कंट्री के लिए, वो अच्छा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी कंट्री को लेकर, तो इसीलिए वो चेंजेस आ रहे हैं। अब इमरान खान को देख लें, वो मतलब नहीं, पता नहीं क्या वो कर रहा है, वो मतलब पाकिस्तान का हाल डाउन मतलब बहुत 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 ख़राब होता जा रहा है। जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। पता नहीं क्या उसकी है स्ट्रेटजी है, वो कहता है कि तब्दीली आएगी, पता नहीं कब आएगी। पाकिस्तान के बाद अब बात चीन की, जिसका जिक्र संसद से लेकर मंच तक से कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर जो शक्तियां हैं वो हमारी ओर देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। चाइना की सेना लद्दाख में इसीलिए घुस पाई कि बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया। गलवान में क्या हुआ और चीन को क्या सबक मिला, इसके लिए राहुल गांधी को ऑस्ट्रेलिया के द क्लैकजॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैकजॉन ने 1 साल की अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान की झड़प में चीन के कम से कम 38 सैनिक मारे गए। चीन जानबूझकर बफर जोन में निर्माण कर रहा था और भारत के जवाब के बाद चीन बैकफुट पर पहुंचा। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी कई बार सरकार में रह चुकी है, लेकिन फिर भी राहुल ने जो आरोप लगाए वो देश में कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, अफवाहों को जोर दे सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देश के बड़े मंत्रियों ने भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को चीन पाकिस्तान का इतिहास याद दिलाया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र समझाया। ये सच है, एलओसी से एलएसी तक दुश्मन ताक में बैठा है, लेकिन ये भी सच है कि चीन और पाकिस्तान में समझौता साल 1960 के दौरान हुआ था। उस वक्त तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था। और सबसे बड़ा सच है कि फिलहाल देश मजबूत हाथों में है। अब उत्तराखंड में भी मुस्लिम वोट का खेल शुरू हो चुका है। देवभूमि के अंदर मौजूद 14% का मुस्लिम वोट 20 सीटों पर किसी को हराने की या जीत दिलवाने की क्षमता रखता है। मुस्लिम वोटों का चक्रव्यूह उत्तराखंड में ऐसा है कि 2017 में सिटिंग सीएम हरीश रावत अपना चुनाव हार गए थे और अब 2022 में भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत हुई है देवभूमि के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवाद से। क्या एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बनने जा रही है? क्या हरीश रावत ने मुसलमानों से यह वादा कर दिया है कि अगर उत्तराखंड में चुनाव जीतेंगे तो उत्तराखंड के मुसलमानों को मुस्लिम विश्वविद्यालय का रिटर्न गिफ्ट मिलने जा रहा है? देवभूमि में मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर पर हरीश रावत को ट्रोल किया जा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह इस तरह की पोस्ट बहुत स्पीड से फैलती जा रही है। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ये लिख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही कहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। कोई कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी कह रहा है। प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल से उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र ट्वीट किया गया तो उसको रिट्वीट करके भी यह ट्वीट किया गया कि मुस्लिम विश्वविद्यालय वाला पन्ना कौन सा है। इस तरह पूरे उत्तराखंड में माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह सच कोई नहीं बता रहा कि आखिर उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई कहां से और इस पर कांग्रेस का आधिकारिक रुख क्या है। आखिर क्यों उस राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है जहां सिर्फ 14% मुसलमान हैं? दरअसल सबसे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। इस वीडियो में यह बताया गया कि हरीश रावत से बात हो गई है, उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने पर समझौता हो गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है और
जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने। उत्तराखंड बीजेपी ने इस पर एक ट्वीट किया कि कांग्रेस का एक ही काम उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस को घेरने के लिए चौतरफा रणनीति बन गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर अपना बयान दे चुके हैं, वहीं हरीश रावत भी इस मुद्दे पर अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल जिस वजह से लगातार पॉलिटिकल सर्कल में ट्रेंड कर रहा है, उस शख्स का नाम है आकिल अहमद। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक लेटर भी इस समय वायरल हो रहा है। इस लेटर को लिखा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने, और लेटर में लिखा है कि आकिल अहमद जी को कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और यह लेटर 30 जनवरी का है। आकिल अहमद का वीडियो वायरल होना और आकिल अहमद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना, इस पूरी क्रोनोलॉजी से यह समझ में आता है कि आकिल अहमद कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। फेसबुक पर आकिल अहमद का एक प्रोफाइल पेज है। इस प्रोफाइल पेज पर आकिल अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके बयानों के वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसा ही 25 जनवरी का एक वीडियो हमें मिला है, जिसमें आकिल अहमद ने बाकायदा कांग्रेस को मुस्लिम वोटरों के नाम से धमकाया है। मुस्लिम को यहाँ पर टिकट दिया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि भाई यहाँ पे 10 सीटों में मुस्लिम को टिकट दिया, जबकि 10 सीटों पे हर सीट पे मुस्लिम है संख्या। यहाँ पे भी आपके 25-26 हजार वोट हैं, विकासनगर में आपके जो है सहसपुर में जो है 55-60 हजार वोट हैं, धर्मपुर में 60 हजार वोट हैं, रायपुर में 23 हजार वोट हैं। हर सीट पे जो है इन 10 सीटों में जो है मुस्लिम जो है प्रभावित करता है इन सीटों को। क्या एक सीट मुस्लिम के लिए नहीं आप कह सकते थे? आप कहते हैं अब पार्टी सबकी है, सबको साथ लेके चलती है। अरे मुस्लिम आज की डेट में अगर कहीं कट्टर वोटर है कांग्रेस का तो वो मुसलमान है, आप उनको जो है दरकिनार करके चलोगे, ऐसे पार्टी जो है आगे कैसे बढ़ेगी? सुना आपने, आकिल अहमद कांग्रेस से 10 सीटों के लिए मुसलमानों का टिकट मांग रहे थे। आकिल अहमद के ये बोल बगावत वाले हैं, और इनकी बगावत को ठंडा करने के लिए शायद आजकल अहमद को उत्तराखंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल आकिल अहमद देहरादून जिले की सहसपुर सीट से अपने लिए भी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने आर्येंद्र शर्मा को सहसपुर सीट से टिकट दे दिया। वीडियो में टोपी पहने हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा है। आर्येंद्र शर्मा जब देहरादून के मुस्लिम बहुल इलाके में प्रचार कर रहे थे, तभी अचानक आकिल अहमद ने ये बात कह दी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर उनकी हरीश रावत से बात हो चुकी है। इस बयान ने उत्तराखंड की सियासत का पारा चढ़ा दिया। आकिल अहमद देहरादून की जिस सहसपुर सीट पर टिकट मांग रहे थे, वहां पर मुसलमानों की आबादी 10% से ऊपर है। लेकिन आकिल अहमद की इन मांगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में एक बड़ा मौका दे दिया है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भगवा दल में लंबे समय से ठानी रहती है। यही वजह है कि जिन्ना मामले का विवाद जब सामने आया तो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और इन सभी पार्टियों को डिफेंसिव मोड पर लाने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी शुरू कर चुकी है। बीजेपी का समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल से पहले कांग्रेस पार्टी और हरीश रावत की आलोचना की गई। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरीश रावत को टारगेट पर ले लिया। ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम 4 धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि 4 धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के बेहद सौम्य और सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले हरीश रावत ने फौरन यह समझ लिया कि अगर बात पड़ी तो कांग्रेस के लिए बात बहुत बिगड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने भी बीजेपी को फौरन जवाब जरूर दिया, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने या ना बनाए जाने पर कोई स्पष्ट बात नहीं की। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नज़र आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।